ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੌਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨੌਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜੋ IAS IPS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, PCS ਜਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ BA ਆਨਰਸ ਜਾਂ MA ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲੀ ਨੌਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਐਕੈਡमिक प्रयास है कि मनरेगा की है और विकसित भारत राम जी की फर्क है, किस तरीके दे नाल होंद दे विच आया, इन्हां सारियां चीज़ां ते असीं गल करांगे। और गलबात दे दौरान असीं पंजाबी दे विच, हिंदी दे विच ते अंग्रेजी दे विच भी गल करांगे तां जो वध तो वध स्टूडेंट्स नूं इहदा फायदा मिले। इस दे नाल ही जो साडे भैण भरा आम जनता दे विच जो नॉलेज रखना चाहुंदे ने ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਨਰੇਗਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 1989 ਦੇ ਵਿੱਚ JRY ਆਇਆ। JRY ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਵਾਹਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ। ਜਵਾਹਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ 1989 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਜਦੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜੋ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ 80, 90, 100 दिन तक कोई रोजगार मिले। रोजगार का मतलब इत्थे मजदूरी है, लेबर है, ठीक है। तो ये जो स्कीम बनाई गई, तो ये स्कीम बनाई गई दो स्कीमां सीगियां, एक NREP ते दूसरा RLEGP। NREP ते RLEGP। NREP का मतलब है कि नेशनल रूरल इंप्लॉयमेंट प्रोग्राम। ਇਹ 1980 ਤੋਂ 65 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ NREP। ਮੋਰ ਔਰ ਲੈਸ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਵਹੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਕੀਮ ਸੀ RLEGP, ਰੂਰਲ ਲੈਂਡਲੈਸ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਇਹ 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਨਾਜ, ਇਹ ਸਕੀਮ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਫੂਡ ਫॉर ਗ੍ਰੇਨ ਸਕੀਮ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੋਰ ਔਰ ਲੈਸ ਮਿਲਾ ਜੁਲਾ ਕੇ ਇਹੀ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ JRY ਤੇ, ਜਵਾਹਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1989 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। NREP ਤੇ RLEGP ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी से, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि जवाहर रोजगार योजना 1989 में अस्तित्व में आया और NREP प्रोग्राम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, और RLEGP, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, मतलब ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी प्रोग्राम। इन्हां दोवें प्रोग्रामां नूं मिला के जवाहर रोजगार योजना बनाया गया। मतलब इन दो स्कीम्स को मिला करके जवाहर रोजगार योजना बनाया गया और ये बहुत ज्यादा हिट हुई है योजना। जब बनाई गई तो उस समय काफी लोग थे जिनको रोजगार की तलाश थी। रोजगार का मतलब मैं दोबारा बताऊं कि ये एक लेबर के रूप में काम करना था। चाहे कोई स्कूल बन रहा है, चाहे कोई, उस समय इंदिरा आवास योजना चलती थी, तो आवास योजना में इन लोगों को लेबर का काम दिया जाता था और मजदूरी इनको मिलती थी, ठीक है। अब 1999 में इस योजना का रूपांतरण किया गया JGSY में। उस समय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे, तो उन्होंने इस योजना का पुनर्गठन कर दिया।
तो जो जवाहर रोजगार योजना थी उसका नामकरण किया गया जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। इस योजना को बदल करके जवाहर ग्राम समृद्धि योजना किया गया 1999 में। और ये सिर्फ यही नहीं था कि नाम बदल दिया गया, इसके स्वरूप में भी बदलाव किया गया, इसके ढांचे में भी बदलाव किया गया ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका फायदा मिल सके। तो ये 10 साल बाद 1989 के बाद 1999 में जवाहर रोजगार योजना क्या बन गई? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। इसके बाद फिर 2 साल के बाद प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब ही थे, तो उन्होंने एक और योजना बनाई। तो एक योजना पहले से चल रही थी EAS, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम। ये 1993 से चल रही थी। अगेन ये कांग्रेस की सरकार थी और श्री PV नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे। उस समय ये योजना, ये भी एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम ही एक तरीके से थी ताकि लोगों को लाजमी तौर पर रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। तो एक ये योजना थी EAS और एक JGSY। इन दोनों योजनाओं को मिलाकर के SGRY बना दी गई। तो अब आप देखें, एक जवाहर रोजगार योजना, उसके बाद फिर JGSY, फिर आ गया SGRY, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। ये 2001 में आई थी। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY योजना बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी और इसका काफी फायदा भी हुआ लोगों को। इसके बाद देखिए फिर 2004 में कांग्रेस की सरकार आई, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने। तो उस समय तक ये सारी स्कीम्स जो थी ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से चल रही थी, मतलब कोई कानून नहीं था। तो 2005 में भारत सरकार ने एक कानून बनाया। कानून का नाम दिया गया नरेगा। 2005 में नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो ये जो स्कीम जो चल रही थी उसको एक एक्ट के रूप में बना दिया गया, एक लॉ बन गया ये। इससे पहले ये सरकारी ऑर्डर नोटिफिकेशन के माध्यम से चल रहा था। तो 2005 में ये एक्ट बना दिया गया, नरेगा बन गया, NREGA। इसका मतलब क्या है? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो इसमें मोर और लेस काम वही रहा, लेकिन क्या हुआ, इसका स्वरूप बदला और ये कानून का रूप ले लिया। अब जब दोबारा केंद्र में सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की बनी, मतलब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, तो इसी योजना का नामकरण महात्मा गांधी के नाम पर किया गया। तो ये योजना शुरू हुई थी जवाहर रोजगार योजना से। जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके नाम से ये योजना शुरू होते होते और फिर ये योजना महात्मा गांधी के नाम से आ गई। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तो 2010 में 2 अक्टूबर से इसका नाम क्या कर दिया गया, इसके लिए कानून में संशोधन हुआ और MGNREGA, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। कहने का मतलब कि नरेगा मनरेगा बन गया। 2 अक्टूबर जो महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है, तो 2 अक्टूबर 2010 से नरेगा मनरेगा बन गया। तो ये जो सिलसिला शुरू हुआ था, ये जो कड़ी शुरू हुई थी जवाहर रोजगार योजना 1989 से, और उसके पहले भी 2 स्कीमें थी, NREP और RLEGP। तो यहां से ये जो सिलसिला शुरू हुआ, तो JRY से JGSY 1999 में, फिर SGRY 2001 में, फिर NREGA 2005 में, जिसको हम नरेगा बोलते थे, और 5 साल नरेगा जब हो गया तो उसके बाद इसको मनरेगा किया गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो ये जर्नी रही जवाहर रोजगार योजना की मनरेगा तक, 1989 से शुरू होकर 2010 तक। अब जो स्कीम बनाई गई है, तो जो एक्ट आया है, जो कानून आया है, उस कानून ने मनरेगा को रिप्लेस किया है।
मनरेगा को रिप्लेस करके इसको जोड़ा गया है विकसित भारत से। विकसित भारत, जो कि लक्ष्य रखा गया है कि 2047 मतलब 2047 तक भारत को विकसित कर देना है, डेवलप्ड कंट्री के श्रेणी में ले आना है। जैसे कि हमारे अमेरिका है, कनाडा है, इंग्लैंड है, जर्मनी है, जापान है, फ्रांस है, तो इन सारे जो कंट्रीज के श्रेणी में इसको लाने का एक लक्ष्य रखा हुआ है। हर सरकार अपना लक्ष्य रखती है, तो भारत सरकार ने यह लक्ष्य रखा हुआ है कि भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाना है। और इसके जो मापदंड हैं और जो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसको ध्यान में रखते हुए मनरेगा को पुनर्गठित किया गया है। यह सिर्फ नाम नहीं बदला गया है, इसका पुनर्गठन हुआ है। तो इस चीज ਨੂੰ पुनर्गठित करके इस योजना ਨੂੰ विकसित भारत ਦੇ ਨਾਲ जोड़ के तो की बनाया गया है VB, विकसित भारत गारंटी फॉर RAM। RAM का मतलब की होया रोजगार एंड आजीविका मिशन। तो हो गया विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण मतलब रूरल, ग्रामीण एरिया वास्ते। तो हो गया विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। तो ग्रामीण खेतर वास्ते, रूरल एरिया वास्ते इनू विकसित भारत दे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स दे नाल जोड़न वास्ते इनू जी राम जी, जो कि असी शॉर्ट दे विच बोलते हैं जी राम जी, मौजूदा भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जिहड़ी सरकार है, इन्होंने यह बिल लियांदा है। बिल पास भी हो गया और राष्ट्रपति जी का एसेंट भी मिल गया, मतलब उन्होंने राष्ट्रपति जी ने इस बिल नूं मंजूरी दे दी। यह हुण कानून दे विच आ गया है। हुण असीं देखना है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टियां वालों जिन्हें उन्हां दे वालों विरोध हो रहा है। मैं ये नवे एक्ट नूं मैं भी पूरे तरीके दे नाल नहीं पढ़ सकिया हाँ, मैं पढ़ रहा हाँ, लेकिन ये एक्ट वधिया सी, एक कानून वधिया सी कि मनरेगा, एक कानून वधिया सी। ये मैं जो पूरे तरीके दे नाल इहदी स्टडी कर लवांगा फिर मैं दसांगा कि ये जिहड़ा नवा कानून आया है ये ज्यादा वधिया है कि पुराना कानून मनरेगा। इहदे विच ये जरूर है कि मनरेगा दे विच 100 दिन तक दे रोजगार दा सीगा, लेकिन इहदे विच 125 दिन दे रोजगार दा किया गया है। और बहुत सारियां तुसीं देखोगे संरचनात्मक इहदे विच चेंजेज होए ने, परिवर्तन किए गए ने, लेकिन मैं इहदे बारे टिप्पणी बाद दे विच करांगा जदों मैं पूरे तरीके दे नाल इस कानून नूं, इहदी कापी मेरे कोल है और लोक सभा दी वेबसाइट तो मैं इहनूं डाउनलोड कर लिया, मैं पढ़ रहा हाँ। तो पढ़न तो बाद, समझन तो बाद फिर मैं ये चीज दसांगा कि ये स्कीम वधिया सीगी कि ये स्कीम वधिया सीगी। ये जरूर है कि राजीव गांधी साहब ने भी जदों ये योजना शुरू की सी उदों भी करप्शन काफ़ी होया सी। इस दे विच मस्टर रोल जो बंदा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ हेराफेरी ਹੁੰਦੀ ਸੀ, काम नहीं ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 5 आदमी काम ਕਰਦੇ ਸੀ, 10 आदमी ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ स्टैंप लगवा लिया ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ भी राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री साहब बहुत चिंतित सन कि इस योजना ਨੂੰ ਅਸੀਂ शुरू ਕੀਤਾ ਸੀ कि ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਲੇਕਿन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ स्टेप बाय स्टेप ਸਾਰੇ काम ਹੋਏ ਨੇ। लेकिन ਜਦੋਂ नरेगा भी आया, नरेगा ਦੇ ਵਿੱਚ भी करप्शन काफी होया। मैं अमृतसर नॉर्थ दा MLA, 12 पंचायतां ने जी मेरे एरिए दे विच मैं बहुत कोशिश की कि कुछ काम नरेगा जां मनरेगा तो करा लिया जाए, लेकिन असी चुकी उठे बैठे सी और कोई हेरा फेरी की गुंजाइश नहीं सी। तो मैं देखा कि कोई काम मनरेगा तो नहीं हो रहा है। तो कुछ खामियां भी सीगियां कि पहला काम कराओ, सरपंच साहब वालों पेमेंट किया जाऊगा मजदूरी का, बाद दे विच तुसीं बिल बना के अपलोड करो फिर पैसा आऊगा। ये भी एक खामी सीगी। नवे एक्ट दे विच, नवे कानून दे विच ये देखना है कि ये चीज है कि नहीं है, ये विच किस तरीके का प्रोविजन किया गया है। लेकिन यह है कि असीं क्लीयर कट ये बारे तां ही दसांगे जदों ये होंद दे विच आ जाएगा। हुण दसो
ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਨॉन ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈ ਔਰ ਐਕੈਡਮਿਕ ਹੈ ਔਰ ਸਟੂडेंट्स ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਜੋ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੋ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਜੇਕਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਟੂडेंट्स ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜੋ ਆਈਐਸ ਆਈਪੀਐਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੀਸੀਐਸ ਜਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ 22-23 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਈਪੀਐਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਕੜ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਈਪੀਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਬਲੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਬਲਾਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫੀਸਰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਵਾਹਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੈ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜੋ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ kunwar98punjab@gmail.com kunwar98 KUNWAR98 punjab@gmail.com ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਜੋ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੈ, WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੈ, WhatsApp ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ 9814085205 ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗੇਨ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲਓ WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਈਡ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜੇਕਰ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਸਾਡਾ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਬਣੇਗਾ, ਡਿਵੈਲਪ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਗਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ 1977 ਤੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਚੱਲੀ ਸੀ, 89, 99, 2001, 2005, 2010। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ 2010 ਹੈ, ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਦੇਖੋ 1977 ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਤੇ 77 ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਵੀ ਗਰੀਬ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਪੰਜਵੀਂ ਪੰਚਵਰਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ 5th 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੀਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਗਰੀਬੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ, ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੰਨ ਲਓ 77 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਸੀਗੇ, 89 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ 0 ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ
ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇਖੋ ਸਟੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਟੈਟਿਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਵੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੀ ਘਟਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ मैं यही कहूंगा कि मेरा ये विजन है कि गरीबों की संख्या कम होनी चाहिए, गरीबी हटनी चाहिए और आजकल के बच्चे पढ़ने लिखने चाहिए और उनको अच्छे तरीके से रोजगार में, मुझे आप अगर ये अपॉर्चुनिटी देंगे, अवसर देंगे, तो मैं क्या करूंगा, बच्चों को पढ़ाकर उनको अच्छे रोजगार में लगा दूंगा। ये सारी स्कीम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि गरीबी अपने आप खत्म हो जाएगी। तो ये मेरा अपना विजन है। एजुकेशन एक ऐसा टूल है जिसके सहारे हम ये गरीबी को या बहुत सारी जो और समस्याएं हैं उनको हम दूर कर सकते हैं। तो मैंने अपना ईमेल आईडी और अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। आपको अगर कोई और जानकारी लेनी हो तो मुझे आप ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗੇ